माँ, बाहर इतने लोग क्यों बैठे हैं बापू के साथ? स्कूल से आते आते निशा ने अपनी माँ मंजू से पूछा। कुछ नहीं, तेरे बापू के एक दोस्त आए हैं अपने बड़के बेटे मनोज के साथ तेरे ब्याह की बात करने। उसने इसी साल 12वीं पास की है और आगे पढ़ाई करेगा और अभी अपने बापू के साथ दुकान भी संभालता है। तू बहुत खुश रहेगी निशा। उनके घर और अपने घर की हालत तो तू जानती है ना, कितने मुश्किल से घर चलता है अपना। मंजू बोलती ही जा रही थी, लेकिन निशा निशब्द थी। उसे तो लगा जैसे माँ नहीं बल्कि उसके सपनों की हत्यारिन बोल रही हो। जो सपना उसने अभी अभी देखना ही शुरू किया था, उसकी आंखों से आंसू की अविरल धारा बह निकली थी, जो शायद ही बंद होने वाली थी। अब जब तक उसे अपने सपने को पूरा करने की इजाज़त ना मिल जाए, माँ के लाख समझाने का उस पर कोई असर नहीं था। निशा गांव के ही सरकारी स्कूल में 8वीं में पढ़ती थी, जहां उसकी एक नई मैडम आई थी, जिसने निशा के बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर उसे खूब पढ़ लिख कर अफसर बनाने का सपना दिखाया था। लेकिन निशा ने कहा, नहीं मैडम जी, मुझे आपकी तरह मास्टरानी बनना है ताकि मैं सबको पढ़ा सकूं, क्योंकि इस गांव में लड़कियों को कोई नहीं पढ़ाना चाहता। मैडम ने उसके सपने को प्रोत्साहन दिया था और उसे मन लगाकर पढ़ने की सलाह दी। लेकिन ये सब सपने इतने जल्दी टूटने वाले थे, इसकी उसे जरा भी भनक नहीं थी। लेकिन निशा हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने मन ही मन सोच लिया था कि वो मास्टरानी को बुलाकर लाएगी अपने घर, अपने माँ और बापू को समझाने के लिए। बस अगली सुबह का इंतज़ार था उसे कि कैसे सुबह हो और कैसे वो मास्टरानी को लेकर आए। सुबह होते ही लाख रोकने के बावजूद वो स्कूल गई और मास्टरानी को सारी बातें बताई। तो उन्होंने कहा, अपने घर वालों को बुला के ले आओ, मैं समझा दूंगी। निशा ने कहा, नहीं मैडम जी, आप नहीं जानती, वो कभी नहीं आएंगे। वो लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर मेरे बापू बहुत बीमार रहते हैं, इसलिए वो मेरा ब्याह करवाना चाहते हैं। कोई दूसरा उपाय ना देखकर मैडम ने ये सोचा कि इतनी छोटी बच्ची की ज़िंदगी तो मैं बर्बाद नहीं होने दे सकती। ये सोचकर वह जाने के लिए तैयार हो गई। दरअसल उन्हें ये डर था कि गांव के लोग कहीं बुरा भला न कहने लगें कि उनके परिवार के मामले में मैं क्यों बोलने आई। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके जाने को तैयार हो गई। घर में पहुंचकर वो मास्टरानी को आंगन में बिठाकर माँ और बापू को बुलाने गई। मैडम जी को उन लोगों के टूटे फूटे घर से ये तो पता लग ही गया कि ये गरीबी के सताए लोग हैं। तब तक मंजू और बापू सुरेश आ चुके थे। नमस्ते कहकर मास्टरानी ने उनका अभिवादन किया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो समझ चुके थे कि उनकी बेटी उन्हें क्यों बुला कर लाई है। फिर भी अनमने ढंग से उन्हें बैठने को कहा। मास्टरानी ने अपनी बात शुरू की, निशा तो बहुत छोटी है अभी। हाँ तो क्या हुआ, हम माँ हैं उसकी, कोई दुश्मन नहीं। बीच में मंजू ने टोकते हुए कहा। मास्टरानी को तो पता ही था कि उसे विरोध का सामना करना है, इसलिए अब उसने अपनी आप बीती सुनाने की सोची। मास्टरानी भी एक पिछड़े समाज से थी, जहाँ लड़कियों को घर तक सीमित रहने का अधिकार था। फिर भी अपने समाज का विरोध करके वो आगे पढ़ाई करती रही और इसी साल वो माध्यमिक विद्यालय में मास्टरानी बन के आई थी। लेकिन उसकी मंजिल तो अभी और बड़ी थी। वो भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाके देश सेवा करना चाहती थी और अपने समाज के सामने एक उदाहरण पेश करना चाहती थी, ताकि उसकी ये गलतफहमी दूर हो जाए कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती। अपनी सारी आप बीती उन्होंने मंजू और सुरेश को सुनाई। अब रोने की बारी सुरेश और मंजू की थी। उन्हें यह आभास हो गया था कि वो अपनी प्रतिभावान बेटी को अभी से घर गृहस्थी में बांधकर कितनी बड़ी गलती करने जा रहे थे। सुरेश ने अपनी बिटिया को गले से लगा लिया। माफ़ कर दे बेटा हमें तू, अब पढ़ेगी मन से और इनकी तरह मास्टरानी बनेगी, समझी। अपने बापू के मुंह से निकले ये शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, तू मास्टरानी बनेगी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके सपनों को अब हकीकत में बदलने की इजाज़त उसके माँ बापू दे रहे हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।